स्टार्ट रिकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा जो ये टॉपिक है हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है, हम उसको पढ़ रहे थे, उस पर चर्चा कर रहे थे। और एक एक शब्द हम पढ़ रहे हैं, एक एक लाइन हम पढ़ रहे हैं। और इससे पहले हम लगभग आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और बहुत सारा आधुनिक काल पढ़ चुके हैं। उसकी प्लेलिस्ट आपको ये जो वीडियो है इसकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो कृपया उन वीडियो को देखें, अपना फीडबैक जरूर दें कैसी लगी वीडियो। और आज हम पढ़ेंगे प्रताप नारायण मिश्र को, है ना, क्योंकि प्रकरण 2 है, उसमें हम जब शुरू करते हैं, क्योंकि जो आधुनिक गद्य है, क्योंकि गद्य का परिवर्तन तो हमने पढ़ लिया, तो ये गद्य तो गद्य होता है, ब्रजभाषा का गद्य भी ब्रजभाषा का गद्य है, खड़ी बोली का गद्य भी खड़ी बोली गद्य है। तो सबसे पहले हमने पढ़ लिया, शुक्ल जी ने इस चीज को डिटेल में समझा दिया है कि ब्रजभाषा का गद्य कब लिखा गया था, जब गद्य की शुरुआत हुई। फिर खड़ी बोली का गद्य कब से लिखा गया ये भी बता दिया था उन्होंने। लेकिन हमको पढ़ना था आधुनिक काल, तो अतः आधुनिक काल में गद्य का प्रवर्तन कैसे हुआ था उस चीज को शुक्ल जी पढ़ाते हैं, ठीक है ना, उन सब डेटा को। तो हमने जब उसमें पढ़ा था तो भारतेंदु हरिश्चंद्र पढ़ लिए थे कल, प्रताप नारायण मिश्र आज हमको पढ़ना है, देखिएगा। और जब ये वीडियो यूट्यूब पे डलेगी तो आप वहां पे बकायदा वीडियो देख सकते हैं, टेक्स्ट भी आपको वहां पे दिखाई दे जाएंगे, ठीक है। कि प्रताप नारायण मिश्र जो है, इनके पिताजी उन्नाव से आकर कानपुर में बस गए थे। जैसे भारतेंदु को हम पढ़ते हैं ना, काशी से संबंधित थे वो, तो उनकी लगभग सभी पत्रिकाएं काशी से ही है ना। 1868 में हमने पढ़ी वो कवि वचन सुधा, फिर 1873 में हमने पढ़ी थी हरिश्चंद्र मैगजीन, फिर 1873 में उसका नाम हरिश्चंद्र चंद्रिका कर दिया, और 1878 में बाल बोधनी या बाला बोधनी महिलाओं के लिए। अब जब प्रताप नारायण मिश्र जो है कानपुर से संबंधित है, उन्नाव से आकर कानपुर में बस गए, तो अब इनका जो भी कार्यक्रम होगा ना सबके सब कानपुर से समझो, क्योंकि प्रताप नारायण मिश्र एक पत्रिका निकालेंगे ब्राह्मण नाम से। तो ब्राह्मण जो पत्रिका है कहाँ से निकलेगी, कानपुर से। अब ये कोई नई बात नहीं है आपके लिए कि ये 200% पूछता है कि ये पत्रिका कहाँ से निकलती है, और आपका गलत भी होता होगा, कुछ लोगों का सही भी होता होगा। तो आप इस प्रकार से रिलेट किया कीजिए कि ये जब बंदा ही जहाँ पे पैदा हुआ है तो पत्रिका भी यहाँ से निकालेगा ना, इसलिए। तो कानपुर में बस गए प्रताप नारायण, ठीक है। प्रताप नारायण जी का जन्म कब हुआ था, 1856। भाई जब प्रताप है ना, महाराणा प्रताप आपने नाम सुना होगा, 56 इंच का सीना है उनका, ऐसा है बिल्कुल। उनको याद किया जाता है राजस्थान में ही नहीं, संपूर्ण हिंदुस्तान में उनको पढ़ा जाता है। उनको नाम को बहुत ही हर्ष के साथ और सम्मान के साथ लिया जाता है, स्वाभिमानी आदमी थे वो, उनके नाम पर इनका नाम था प्रताप। तो प्रताप था तो 1856, वैसे ही जन्म हो गया ना इनका याद। और यूजीसी नेट में प्रश्न पूछा गया है ये, और वो भी पता है ऐसे सीधा प्रश्न नहीं पूछता कि प्रताप नारायण मिश्र का जन्म कब हुआ, वो बड़ा प्रश्न पूछता है 5 पंक्तियों वाला। अब उसमें अगर ऐसा प्रश्न पूछ लिया कि प्रताप नारायण मिश्र का जन्म 1892 में हुआ है, 1860 में हुआ है, तो आपको तो मजा आ जाएगा ना कि यार 1860 में कहाँ हुआ है, 1852 में कहाँ हुआ है, 1856 में हुआ है। और वैसे जो प्रश्न होते हैं ना जिसमें 5-5 ऑप्शन होते हैं, उनमें जब वैसे जब ऑप्शन होते हैं ना जिनमें 5-5 ऑप्शन होते हैं, तो वैसे प्रश्नों में अगर हम, मेरी आवाज आ रही थी ना इससे पहले, है ना, वैसे प्रश्नों में अगर हम किसी गलत वाले को अगर हटा देना तो हमारा सही उत्तर निकलने का चांस बन जाता है। तो ये देखो 1856 में पैदा हुए थे प्रताप नारायण मिश्र। ये इतने मनमोजी थे कि आधुनिक सभ्यता और शिष्टता की कम, ठीक है ना, आधुनिक सभ्यता और शिष्टता की कम परवाह करते थे। कभी लावणी बाजों में जाकर शामिल हो जाते थे, तो कभी मेलों तमाशों में बंद इक्के पर बैठ जाते दिखाई पड़ते थे। प्रताप नारायण मिश्र यद्यपि लेखन कला में भारतेंदु को ही आदर्श मानते थे, पर उनकी शैली में भारतेंदु की शैली से बहुत कुछ विभिन्नता भी लक्षित होती है। कुल मिला के बात यह है कि भारतेंदु हर कोई नहीं बन सकता। प्रताप नारायण जी में विनोद प्रियता विशेष थी, इससे उनकी वाणी में व्यंग्यपूर्ण वक्रता की मात्रा प्राय रहती थी। इसके लिए वे पूर्वीपन की प्रवाह न करके अपने बेसवारे की ग्राम में कहावतें और शब्द भी बेधड़ाक रख दिया करते थे। कैसा ही विषय हो, पर उसमें विनोद और मनोरंजन की सामग्री ढूंढ लेते थे। अपना ब्राह्मण पत्र उन्होंने विविध विषयों पर गद्य प्रबंध लिखने के लिए ही निकाला था। लेख हर तरह से निकलते थे, देश दशा हो, समाज सुधार हो, नागरी हिंदी प्रचार हो, साधारण मनोरंजन आदि सब विषयों पर मिश्र जी ने लिखा था। शीर्षकों के नाम से ही विषयों की अनेक रूपता का पता चलेगा, जैसे घूरे का लत्ता बीने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कनातन का डोल बांधो, समझदार की मौत, 1000% इंपॉर्टेंट है, पहले 1000 बार पूछा गया है, आगे भी जिंदगी भर पूछा जाएगा। समझदार की मौत किसका किसका निबंध है, किसकी रचना है, ये प्रताप नारायण की। बात मनोयोग तो 1000 बार पूछा गया, क्योंकि मनोयोग से हमको लगता है कि हम शुक्ल जी की रचना पढ़ रहे हैं, नहीं,
मनोयोग नाम से जो निबंध है वो प्रताप नारायण मिश्र का निबंध है। वृद्ध आपको पता है ही सही, भू आपको पता है ही सही। यद्यपि उनकी प्रवृत्ति हास्य विनोद की ओर ही अधिक रहती थी, पर जब कभी कुछ गंभीर विषयों पर वो लिखते थे ना, तब संयत और साधु भाषा का व्यवहार करते थे। दोनों प्रकार के लिखावटों के नमूने नीचे हमने दे रखे हैं, उनको पढ़ लीजिए। तो समझदार की मौत है, बस इतना काफी है कि आपको प्रताप नारायण मिश्र की रचनाएं याद है, काम चल जाएगा, पैसा मिल जाएगा, आपको जॉब लग जाओगे। अगर आप डिटेल में नहीं भी पढ़ोगे ना कि समझदार की मौत में है क्या लिखा हुआ है, तो भी काम चल जाएगा, जरूरत नहीं है। फिर भी मैं एक पंक्ति पढ़ देता हूँ कि सच है सबते भले है मूड जिन्हें न व्यापे जगत गति, मजे से पराई जमा गपक बैठना, उषा मदियों से गप मारा करना, जो कोई तिथि त्योहार आ पड़ा तो गंगा में बदन धो आना, गंगा पुत्र को 4 पैसे देकर सैंत मैत में धर्म मूरत और धर्म अवतार का खिताब पाना। बस काफी है इतना, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। इसकी भाषा शैली बताने के लिए शुक्ल जी ने ये उदाहरण लिया है, ठीक है ना। मनोयोग, मनोयोग नाम से एक निबंध है। अब ये मनोयोग की कुछ पंक्तियां नीचे दी हुई है शुक्ल जी ने कि शरीर के द्वारा जितने काम किए जाते हैं उन सब में मन का लगाव अवश्य रहता है। जिनमें मन प्रसन्न रहता है वही उत्तमता के साथ होते हैं, और जो उसकी इच्छा अनुकूल नहीं होते वह वास्तव में चाहे अच्छे कार्य भी हो किंतु भले प्रकार पूर्ण रीति से संपादित नहीं होते। बस इतना काफी है। कहने का तात्पर्य यह है कि शुक्ल जी ने इन पंक्तियों को इस प्रकार लिया है, और इसलिए लिया है कि प्रताप नारायण मिश्र जी की जो भाषा है ना, वो उनके अनुरूप रखते थे, वो विषय के अनुकूल रखते थे, वो उनका पूरा का पूरा अधिकार था भाषा पर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ विनोद प्रिय भाषा ही वो कविता में या फिर निबंध में या फिर रचनाओं में इस्तेमाल करते थे, वो रचना के मर्म के अनुसार भाषा का इस्तेमाल करते थे। प्रताप नारायण जी ने फुटकल गद्य प्रबंधों के अतिरिक्त कई नाटक भी लिखे हैं, जैसे कलि कौतुक रूपक, पूछा गया है ये कलि कौतुक किसकी रचना है, ये प्रताप नारायण मिश्र की, ठीक है ना, पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट है। मैं पाखंडियों और दुराचारियों का पाखंडियों और दुराचारियों का चित्र खींचकर उनसे सावधान रहने का संकेत किया है। संगीत शाकुंतल लावणी के ढंग पर गाने जाने योग्य खड़ी बोली में पद्यबंद शकुंतला नाटक है। भारतेंदु के अनुकरण पर मिश्र जी ने भारत दुर्दशा नाम का नाटक भी लिखा था। तो कुछ लोगों को पता होगा ही सही, अधिकांश लोगों को नहीं पता है, तो आपको याद होना चाहिए कि भारत दुर्दशा जो कि 1880 में लिखा गया भारतेंदु का नाटक तो है ही सही, परंतु भारत दुर्दशा नाम से एक नाटक बाद में प्रताप नारायण मिश्र ने भी लिखा था, तो ये आपको याद होना चाहिए। हटी हमीर तो इनका है ही सही, रणथंबोर पर अलाउद्दीन की चढ़ाई का व्रत लेकर लिखा गया नाटक है हटी हमीर, किसका, प्रताप नारायण जी का। और गोसंकट भी इनका नाटक है। कली प्रभाव भी है, और इसके अतिरिक्त एक जुआरी खुआरी नाम का इनका एक प्रहसन भी प्रसिद्ध है। तो इनकी जो निबंध है ना, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। फिर कभी कोई भूला भटका अगर एग्जामिनर हो तो वो आपसे पूछ लेता है प्रताप नारायण मिश्र के नाटक भी। आगे हम बात करते हैं बालकृष्ण भट्ट की। तीसरे कवि है बालकृष्ण भट्ट। तो भट्ट जी का जो जन्म है वो 1901 में होता है, संवत 1901 है। अब 1901 में से अगर हम 57 माइनस करते हैं, ठीक है, तो लगभग कितना टाइम बैठता है, ये 11 में से 7 जाते हैं तो कितने बचते हैं आजकल, 4 है ना। तो लगभग 1854 के आसपास बैठता है मोटा मोटा टाइम ये। तो परलोकवास इतने टाइम में हुआ था। ये प्रयाग के कायस्थ पाठशाला कॉलेज के संस्कृत के अध्यापक भी थे, प्रयाग, ठीक है, प्रयाग से। अतः हमको पता चल गया कि बालकृष्ण का संबंध प्रयाग से है, अतः इलाहाबाद से है, खत्म करी बात हमने। अतः जब बालकृष्ण भट्ट का संबंध प्रयाग से है, इलाहाबाद से है, तो इन्होंने एक पत्रिका निकाली थी हिंदी प्रदीप। तो इसका संबंध कहाँ से होगा, इलाहाबाद से। और ये प्रश्न तो यूपी टीजीटी हो चाहे यूपी के कोई से भी एग्जाम हो, पूछा जाता ही जाता है। तो इसलिए याद रखिएगा, हिंदी प्रदीप के संपादक कौन है, बालकृष्ण भट्ट। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है, प्रताप नारायण मिश्र। और आनंद कादम्बनी के संपादक कौन है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमचंद। तो इन्होंने 1933 में हिंदी प्रदीप गद्य साहित्य का ढर्रा निकालने के लिए निकाला था। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में कुछ क्या लिखा हुआ है कि सामाजिक, साहित्यिक और राजनीतिक, नैतिक सब प्रकार के छोटे छोटे गद्य प्रबंध ये अपने पत्र में 30 वर्ष तक निकालते रहे। उनके लिखने का ढंग प्रताप नारायण से मिलता जुलता था। मिश्र जी के समान भट्ट जी भी स्थान स्थान पर कहावतों का प्रयोग करते थे, पर उनका झुकाव मुहावरों की ओर अधिक रहा है। व्यंग्य और वक्रता उनके लेखों में भरी रहती थी। वाक्य भी बहुत बड़े बड़े होते हैं। ठीक खड़ी बोली के आदर्श का निर्वाह भट्ट जी ने भी नहीं किया है। पूर्वी प्रयोग बराबर मिलते हैं। समझा बुझा करके स्थान पर समझाए बुझाए हुए पर्याय लिखे जाते थे। उनके लिखने के ढंग से ये जान पड़ता है कि वे अंग्रेजी के पढ़े लिखे
नव शिक्षित लोगों को हिंदी की ओर आकर्षित करने के लिए लिख रहे हैं। स्थान स्थान पर ब्रैकेट में घिरे अंग्रेजी शब्द पाए जाते हैं। इसी प्रकार फारसी अरबी के लफ्ज ही नहीं, बड़े बड़े फिक्रे तक भट्ट जी अपनी मौज में ध्यान आकर रखा करते थे। इस प्रकार उनकी शैली में एक निरालापन झलकता है। प्रताप नारायण के हास्य विनोद से भट्ट जी के हास्य विनोद में ये विशेषता है कि वह कुछ चिड़चिड़ाहट लिए रहता था। पद विन्यास भी कभी उसका बहुत ही चोखा और अनूठा होता था। अनेक प्रकार के गद्य प्रबंध बालकृष्ण भट्ट जी ने लिखे हैं, पर सब छोटे छोटे हैं। वे बराबर कहा करते थे कि न जाने कौन से लोग बड़े बड़े लेख लिख डालते हैं। मुहावरों की सूझबूझ उनकी बहुत अच्छी थी। आंख, कान, नाक आदि शीर्षक लेकर उन्होंने कई लेखों में बड़े ढंग से मुहावरों की झड़ी बांध दी है। एक बार वो मेरे घर पधारे थे, मेरे मतलब शुक्ल जी के घर पे, है ना। शुक्ल जी के घर पे जब बालकृष्ण भट्ट गए तो शुक्ल जी कह रहे कि मेरा छोटा भाई आंखों पर हाथ रखे उन्हें दिखाई पड़ा। उन्होंने पूछा, भैया आंखों में क्या हुआ है? उत्तर मिला, आंख आई है। तो ये चट बोले, अरे भैया ये कौन सी बड़ी बला है ना, इसका आना जाना उठना बैठना सब बुरा है। अनेक विषयों पर गद्य प्रबंध लिखने के अतिरिक्त हिंदी प्रदीप द्वारा भट्ट जी संस्कृत साहित्य और संस्कृत के कवियों का परिचय भी अपने पाठकों को समय समय पर कराते थे। पर प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी गद्य साहित्य में वही काम किया है जो अंग्रेजी गद्य साहित्य में एडिसन और स्टेल ने किया था। अब ये पंक्तियां मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि कितनी बार एग्जाम में आ चुकी है। और देखो ये किसी भी पैराग्राफ की अंतिम पंक्तियां है या नहीं है ना। और मैं 1000 बार बोल चुका हूं कि किसी भी पैराग्राफ की प्रथम 4 पंक्तियां, किसी भी प्रथम 2 पंक्तियां और अंतिम 2 पंक्तियां बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब शुक्ल जी का तो एक एक वाक्य वैध वाक्य है, ठीक है ना, या भरत वाक्य है। अब ये अंतिम पंक्तियां 1000 बार आई है कि पंडित प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी गद्य साहित्य में वही काम किया है जो अंग्रेजी गद्य साहित्य में एडिसन और स्टील ने किया था। ये पंक्तियां किस आचार्य ने कही है? ये पंक्तियां आचार्य शुक्ल जी ने कही है। अब दूसरा प्रश्न ये बनता है कि हिंदी यानी कि अंग्रेजी गद्य में एडिसन और हिंदी में किसको कहा जाता है, यानी कि हिंदी का एडिसन कौन है? एडिसन कौन हो जाएगा भाई? प्रताप नारायण मिश्र। एडिसन शब्द आया प्रताप नारायण जी के लिए। और बालकृष्ण भट्ट, भट्ट में भी ट आ रहा है और स्टील में भी ट आ रहा है, तो स्टील हो जाएगा किसके लिए? बालकृष्ण भट्ट के लिए। अब ये स्टील है ना, स्टील नहीं है जो अपन यूज करते हैं ना घरों में कि हमारे स्टील के बर्तन है वगैरह वगैरह। ये स्टील का मतलब है जो पाश्चात्य संस्कृति या फिर अंग्रेजी गद्य साहित्य के लेखक है, स्टील। ठीक है, तो याद रखिएगा। लैपटॉप चार्ज लगा देता हूँ, 1 सेकंड रुको। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे कि इनकी जो कल्पना है ना, कुछ लिखावट के कुछ नमूने दिए हुए हैं। हालांकि ये कल्पना नाम से इनका निबंध है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना पड़ेगा हमको क्योंकि प्रश्न पूछा जा सकता है। इसलिए कि यावत मिथ्या और दरोग की किबले गाह इस कल्पना पिशाचनी का कहीं और छोर किसी ने पाया है। अनुमान करते करते हैरान गौतम ने मुनि गौतम हो गए। गौतम बहुत बढ़िया। मुनि गौतम जो थे जिनकी स्त्री का नाम अहिल्या था, अहल्या ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना, अ प्लस ह प्लस आधा ल और या, ठीक है ना, अहल्या। जब आप यूट्यूब पे देखेंगे क्लास तो वहां पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। कणाद तिनका खा खा कर किनका बीनने लगे, पर मन की मनभावनी कन्या कल्पना का पार न पाया। बस इतना काफी है कि कल्पना नाम से जो निबंध है वो किसने लिखा है? बालकृष्ण भट्ट ने। ठीक है ना। या फिर ये भी मान सकते हैं कि आप दिन रात बालकृष्ण की कल्पना करते रहते हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जो दूसरा निबंध है आत्मनिर्भरता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आत्मनिर्भरता बालकृष्ण भट्ट जी का निबंध है। ये भी इसकी कुछ पंक्तियां दी गई है। पंक्तियां कभी नहीं पूछेगा एग्जाम में, 200% रही है, क्योंकि शुक्ल जी की पंक्तियां जरूर पूछेगा। पर शुक्ल जी ने जिनकी पंक्तियां वो भी गद्य में इस्तेमाल की है, उनकी पंक्तियां पूछने के बहुत ही दुर्लभ चांस है। बड़े बड़े कवियों की पूछ सकता है, जैसे भारतेंदु की पूछेगा क्योंकि भारतेंदु का एक युग है। महावीर द्विवेदी की पूछ सकता है, वो मैथिली शरण गुप्त की पूछ सकता है, निरालाजे की, पर इनकी नहीं पूछेगा। इनकी रचनाएं देकर काम चल जाएगा। इधर 50-60 वर्षों से अंग्रेजी राज्य के अमन चैन का फायदा पाए हमारे देश वाले किसी की भलाई की ओर न झुके, वरन 10 वर्ष के गुड़ियों का ब्याह कर पहले ही ड्योडी दूनी सृष्टि अलबत्ता बढ़ाने लगे। ये वाक्य क्यों लिखे हैं शुक्ल जी ने? ताकि वो उनकी रचना के साथ साथ उनकी भाषा से भी हमारा एक प्रकार से इंट्रोडक्शन करा सके कि भाई चलो ठीक है, इस प्रकार से ये भाषा शैली लिखते हैं। बालकृष्ण भट्ट जी के बारे में ये पढ़ा हमने।
अगला हम पढ़ेंगे इनके बारे में कि इनके निबंध के अतिरिक्त बालकृष्ण भट्ट जी ने छोटे मोटे नाटक भी लिखे हैं जो कि उनकी पत्रिका हिंदी प्रदीप में छपे हैं। हिंदी प्रदीप याद रखना है आपको। कलिराज की सभा वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे प्रताप नारायण जी के नाटक इंपॉर्टेंट है, वैसे कलिराज की सभा है ना, क्योंकि भारतेंदु से प्रश्न नहीं आए, ये ऐसा कभी नहीं होगा। 500% बोल रहा हूँ, लिख कर दे सकता हूँ आपको, भारतेंदु से प्रश्न आएगा। परंतु ये तो है नहीं कि संपूर्ण भारतेंदु युग में केवल भारतेंदु ही महत्वपूर्ण है। वो प्रताप नारायण मिश्र से प्रश्न पूछेगा, लेकिन ये गारंटी दे रहा हूँ, अगर प्रताप नारायण से नहीं पूछे तो बालकृष्ण भट्ट से पूछेगा। अगर बालकृष्ण भट्ट से नहीं पूछा तो जगमोहन के पास जाएगा, फिर उसके बाद और भी लेखक है। कविता से नहीं पूछा तो नाटक से पूछेगा, निबंध से पूछेगा, उपन्यास से पूछेगा। पर 200% आप मान के चलो, मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलेगा। वो है ना अपने, क्या नाम है उनका, डार्क हॉर्स के लेखक है ना, वो डार्क हॉर्स जो लिखी है बिहार के है ना अपने, वो क्या नाम है उनका यार, उनकी पत्नी डीसीपी है, बहुत अच्छा नाम है उनका, मृणाल मृणाल टाइप से है ना यार वो, ऐसा है। मुझे ध्यान नहीं आ रहा। उन्होंने कहा था कि जिस युद्ध में हम जिंदगी भर जाने से घबराते हैं ना या डरते हैं, अंत में हमारी मौत उसी में लिखी रहती है। अर्थात वहां मरने से तात्पर्य नहीं है, पर जिन चीजों से हम भागते हैं ना, उन चीजों में हमको कहीं ना कहीं एंट्री लेनी ही पड़ेगी। तो कलिराज की सभा जो हो जाएगा, किसकी नाटक हो जाएगा ये, बालकृष्ण भट्ट का हो गया। रेल का विकट खेल, ये तो मैंने खुद अपनी आंखों से एग्जाम से 1000 बार देखा है। रेल का विकट खेल, विकट विकट में ट आ गया, फिर से बालकृष्ण भट्ट लगा दोगे आप। बाल विवाह इंपोर्टेंट नहीं है, चंद्रसेन बिन का नाटक है, ठीक है ना। उन्होंने माइकल मधुसूदन दत्ता के पद्मावती और शर्मिष्ठा नामक बंग भाषा के 2 नाटकों के अनुवाद भी निकाले थे। संवत 1923 में भट्ट जी ने लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर नाटक की सच्ची समालोचना भी और पत्रों में उसकी प्रशंसा देखकर की थी। अब देखो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ऐसा है बिल्कुल, कि लाला श्रीनिवास दास का संयोगिता स्वयंवर। अब आपको पता है कि लाला श्रीनिवास दास का संयोगिता स्वयंवर ही नहीं, रणधीर प्रेम मोहिनी, तप्ता संवरण, इनके चारों पांचों नाटक इंपॉर्टेंट है। 4 ही पढ़ते हैं वैसे अधिकांश हम। और चारों नाटक में से संयोगिता स्वयंवर की तो इन्होंने आलोचना भी लिखी थी हिंदी प्रदीप में। तो ये प्रश्न भी पूछा गया है कि लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की जो आलोचना पहली बार प्रकाशित हुई थी, वो हिंदी प्रदीप में प्रकाशित हुई थी। सबका उत्तर पत्रिका में भारतेंदु की पत्रिकाएं नहीं होता, इसलिए हिंदी प्रदीप आंसर होगा इसका। सच्ची समालोचना भी उन्होंने प्रकाशित की उसी वर्ष। उपाध्याय बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन ने भी विस्तृत समालोचना अपनी पत्रिका में निकाली थी। इस दृष्टि से सम्यक आलोचना का हिंदी में सूत्रपात करने वाले इन्हीं 2 लेखकों को समझना चाहिए। अतः सम्यक आलोचना का सूत्रपात किस पत्रिका से मान सकते हैं अपन, हिंदी प्रदीप। फिर आएगा अपना आंसर बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की आनंद कादंबनी, ठीक है ना। अब अपन पढ़ते हैं चौथा पॉइंट अपना, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। चौधरी जी का जन्म मिर्जापुर में हुआ है, खत्म बात। मिर्जापुर का 3रा सीजन आ चुका है, वैसे मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैंने तो देख ली वैसे भी। और ठीक है, अच्छी नहीं है, मतलब पता नहीं क्यों ऐसा, मतलब ऐसी वेब सीरीज बनती है। मैंने तीनों वेब सीरीज तीनों देख लिया उसका सीजन, उसमें क्या ऐसे मैं बिंदु देखूँ कि उसको मैं तारीफ करूँ। ठीक है, एक प्रकार से ड्रामा है, फाइटिंग है, पता नहीं जो भी चीजें हैं मनोरंजन के अनुसार जो आज का यूथ पसंद करता है। पर लापता लेडीज मूवीज भी तो बनती है ना, वैसी मूवीज भी तो हम बना सकते हैं ना। हमारे जब पीएचडी का कोर्स चल रहा है तो मैंने एक शोध पत्र लिखने के लिए कहा था, तो मैं तो लापता लेडीज पर लिख कर गया था, क्योंकि बहुत अच्छा शोध पत्र उसमें बन सकता था। और कितने सारे विषय थे लापता लेडीज में बात करने के लिए, है ना। आप उसमें कृषि संबंधित तथ्यों पर बात कर सकते हो। स्त्री अस्मिता तो क्या चारों ओर घूम ही रही है ना, वही मेरा पॉइंट था। स्त्री अस्मिता पर बात कर सकते हो उसमें आप। तीसरा बिंदु उसमें बन सकता है कला को लेकर। वो उसकी जो बहू होती है ना पूनम, बोला यार कला तो फिजूल की चीज है, काम ही किसके आती है। क्योंकि हमारा समाज ही महिलाओं को या फिर कहीं ना कहीं काम काज में इतना बिजी कर देता है लोगों को कि उसको कला फिजूल की चीज लगने लग जाती है। उस पर बात हो सकती है। रेलवे के कर्मचारियों की मनोस्थिति पर बात कर सकते हैं अपन। और ये जो सरकारी पुलिस वाले होते हैं या फिर पुलिस के यानी कि भ्रष्ट प्रशासन पर बात की जा सकती है। तो काफी सारे बिंदु निकल कर आते हैं, तो मैंने उसी पर फिर अपना शोध पत्र लिखा था। तो मिर्जापुर से थे हमारे बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। तो जब मिर्जापुर से हैं तो मिर्जापुर से पत्रिका निकालेंगे। अतः ब्राह्मण पत्रिका कहाँ से निकलती थी, सॉरी ब्राह्मण तो प्रताप नारायण मिश्र निकालते थे कानपुर से। अतः आनंद कादंबनी कहाँ से निकलती है, आनंद कादंबनी निकलती है मिर्जापुर से। याद रखनी है आपको ये बात, है ना। मिर्जापुर के एक अभिजात ब्राह्मण वंश में भाद्र कृष्ण 1912 को और मृत्यु फाल्गुन शुक्ल 14 1979 को हुई है। अब 1912 में से अगर हम 57 माइनस करते हैं, 1912 में 57 माइनस करते हैं तो 12 में से 7 गए तो 55,
1855 में इनका जन्म हुआ था। 1856 में 56 इंच का सोना सीना प्रताप नारायण जी का जन्म हुआ था। उनकी एक एक बात से रई सी टपकती है। बातचीत का ढंग उनका बहुत ही निराला और अनूठा था। कभी कभी बहुत ही सुंदर वक्रतापूर्ण वाक्य उनके मुंह से निकलते थे। लेखन कला के उनके सिद्धांत के कारण उनके लेखों में ये विशेषता नहीं पाई जाती थी। ये भारतेंदु के घनिष्ठ मित्रों में से थे और वेश भी उन्हीं का रखते थे, है ना। तो ये पंक्तियां इंपॉर्टेंट है। कभी शुक्ल जी की पंक्तियां दे दे बोला किसके संदर्भ में ये पंक्तियां कही गई है, तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन थे, जो कि भारतेंदु के घनिष्ठ मित्रों में थे और वेश भी वैसा रखते थे और खूब पैसे वाले भी थे, है ना। और बद्री नारायण चौधरी का उपनाम क्या है? प्रेमघन। कविता किस नाम से करते थे? प्रेमघन नाम से। और अगर कभी उर्दू में कविता करनी हो तो अब्र नाम से कविता करते थे। अब्र इंपॉर्टेंट है, तो दोनों इंपॉर्टेंट है। सब पूछे गए प्रश्न है, मैं कोई एक्स्ट्रा ज्ञान आपको नहीं दे रहा है चाहे, बिल्कुल सब ज्ञान वगैरह आपने बड़ी बड़ी कोचिंग से बड़ी बड़ी क्लासेस से ले रखा है, ठीक है ना। अपना काम है रिवीजन करना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना। ये गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले हैं, कलम की कारीगर समझने वाले लेखक थे। और कभी कभी ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये 1000 बार पंक्तियां पूछी गई है कि ये गद्य कला को एक रूप में ग्रहण करने वाले, है ना, और कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक थे। और कभी कभी ऐसे पेचीले मजमून बांध देते थे कि पाठक एक एक डेढ़ डेढ़ कॉलम के लंबे लंबे वाक्य में उलझा रह जाता था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई हुई पंक्तियां दोबारा आने की चांस होता है ज्यादातर, क्योंकि उनके लिए रिश्वत नहीं देनी पड़ती है, वो ऑलरेडी लीक हो चुकी होती है। कभी कभी ऐसे पेचीले मजबून बांधते थे कि पाठक एक एक डेढ़ डेढ़ कॉलम के लंबे वाक्य में उलझा रह जाता था। ये पंक्तियां शुक्ल जी ने कही है। किसके लिए कही है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के लिए, जो कि ठीक है, प्रेमघन उनका उपनाम है। अनुप्रास और अनूठे पद विन्यास की ओर भी इनका ध्यान रहता था। किसी बात को साधारण ढंग से कहे जाने को ही वे लिखना नहीं करते थे। वे कोई लेख लिखकर जब तक कई बार उसका परिष्कार और परिमार्जन नहीं कर लेते थे तब तक छपने नहीं देते थे। भारतेंदु के वो घनिष्ठ मित्र थे, पर लिखने में उनके उतावलेपन की शिकायत अक्सर किया करते थे। वे कहते हैं कि बाबू हरिश्चंद्र अपनी उमंग में जो कुछ लिख जाते हैं उसे यदि एक बार और देखकर परिमार्जित कर लिया जाए ना तो और भी सुडौल और सुंदर हो जाता है। एक बार उन्होंने मुझसे कांग्रेस के 2 दल हो जाने पर एक नोट लिखने को कहा था। मैंने जब लिख कर दिया तब उसके वाक्य को पढ़कर ये कहने लगे, इसे यूं ही कर दीजिए, दोनों दलों की दलादली में दलपति का विचार भी दलदल में फंस रहा है। ये कोई वाक्य है? भाषा अनुप्रासमयी और चूचुहाती हुई होने पर भी उनका पद विन्यास व्यर्थ के आडंबर के रूप में नहीं होता था। उनके लेख अर्थ गर्भित और सूक्ष्म विचारपूर्ण होते थे। लखनऊ की उर्दू का जो आदर्श था वही उनकी हिंदी का था, ठीक है। चौधरी साहब ने कई नाटक लिखे हैं, जैसे भारत सौभाग्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूजीसी नेट में तो बहुत बार पूछा गया है और यूपी के एग्जाम्स में भी। कांग्रेस के अवसर पर खेले जाने के लिए सन 1888 में लिखा गया था। विलक्षण नाटक है ये। पात्र इतने अधिक और इतने प्रकार के हैं कि अभिनय जो साध्य ही समझिए। भाषा भी रंग बिरंगी है। पात्रों के अनुरूप उर्दू, मारवाड़ी, बैंसवाड़ी, भोजपुरी, पंजाबी, मराठी सब कुछ मिलेगी। नाटक की कथा वस्तु है बद एकबाल हिंद की प्रेरणा से सन 1857 का गदर, अंग्रेजों के अधिकार की पुनः प्रतिष्ठा और नेशनल कांग्रेस की स्थापना। नाटक के आरंभ में दृश्यों में लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा का और भारत के प्रस्थान, भारतेंदु के पैधान विदेश चली जाए, ये अधिकारी से अधिक काव्योचित और मार्मिक है। बहुत बढ़िया। प्रयाग रामागमन भी एक इनका नाटक है, लेकिन आप भारत सौभाग्य याद रखिए, ठीक है ना। भारत भाग्य तो भारतेंदु का है, लेकिन भारत सौभाग्य किसका है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का, ठीक है। मैं और देखो इसमें टाइम दिया हुआ है ऊपर 1888 में। तो एक बार क्वेश्चन आया था भारत भाग्य तो क्रम में लगाना था, तो भारत सौभाग्य का 1888 में क्रम लग जाएगा। क्रम के अनुसार लगाना हो तो भारत सौभाग्य को, अगर याद नहीं भी रखोगे आप 1888, तो ये याद रखो आप कि भारत सौभाग्य बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का है। अतः ये 1900 से पहले ही लिखा गया होगा, क्योंकि ये लगभग इसी टाइम पे इनका लेखन काल चल रहा है। प्रयाग रामागमन नाटक में राम का भरद्वाज आश्रम में पहुंचकर आतिथ्य ग्रहण है। इसमें सीता की भाषा ब्रज रखी गई है। वारंगना रहस्य महान नाटक भी इन्होंने लिखा है। दुर्व्यसन ग्रस्त समाज का चित्र खींचने के लिए ही इसे उठाया और थोड़ा थोड़ा करके समय समय पर अपनी आनंद कादम्बरी में निकालते रहे, तो पूरा नहीं कर सके थे। इनमें जगह जगह श्रृंगार रस के श्लोक, कवित्व, सवैये, गजल आदि बहुत ज्यादा है।
और विनोदपूर्ण प्रहसन तो अनेक प्रकार के ही अपनी पत्रिका में निकालते रहते थे। सच पूछिए तो आनंद कादंबरी प्रेमगंज जी ने अपने ही उमड़ते हुए विचारों और भावों को अंकित करने के लिए निकाली थी, और लोगों ने लेख उनमें नहीं, और लोगों के लेख तो उसमें बहुत ही कम होते थे। इस पर भारतेंदु जी ने एक बार उनसे कहा भी था कि जनाब, ये किताब नहीं है कि जो आप अकेले ही हर काम फरमाया करते हैं, बल्कि अखबार है जिसमें अनेक जनलिखित लेख होना आवश्यक है। और यह भी जरूरत नहीं कि सब एक तरह के लिखाड़ हो। अपनी पत्रिका में किस प्रकार की शैली की भाषा लेकर चौधरी साहब मैदान में आए, इसे दिखाने के लिए उसके प्रारंभ सम्मत की एक संख्या से कुछ नीचे पद दिया गया है। परिपूर्ण पावस नाम से कोई चैप्टर होगा, उसकी पंक्तियां नीचे दी हुई है कि जैसे किसी देशाधीश के प्राप्त होने से देश का रंग ढंग बदल जाता है, तद्रुप पावस के आगमन से इस सारे संसार ने भी दूसरा रंग पकड़ा। भूमि हरी भरी होकर नाना प्रकार के घासों से सुशोभित भई, मानो मारे मौज के रोमांच की अवस्था को प्राप्त भई, सुंदर हरित पत्रावलियों से भरित डॉट 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 अपने काम की नहीं है। क्योंकि ये भाषा शैली लिखाने के लिए ही शुक्ल जी ने लिखा है। हम शुक्ल जी का लिखा हुआ पढ़ेंगे, ठीक है। कादंबरी में समाचार तक कभी कभी बड़ी रंगीन भाषा में लिखे जाते थे। सम्मत 1942 की संख्या का एक स्थानिक संवाद नीचे दिया हुआ है, ये भी हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। पीछे जो उनका एक साप्ताहिक पत्र नागरी नीरद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। जितना आनंद कादंबरी पूछा गया है बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन का, नागरी नीरद भी उतना ही हंसी खुशी के साथ पूछा जाता है। तो उसमें क्या है, कुछ रूपक छपे थे, जैसे कि संपादकीय सम्मत समीर, प्रेरित कल्पा, कलापी कलवर, हास्य हरितांकुर, वृत्तांत वल्लाकवली, काव्यामृत वर्षा। लेकिन ये याद नहीं करना आपको, ठीक है। नागरी नीरद आपको याद रखना है कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन की पत्रिका है नागरी नीरद। समालोचना का सूत्रपात हिंदी में एक प्रकार से भट्ट जी ने और चौधरी साहब ने ही किया है। अब समालोचना हम पढ़कर आ चुके हैं ऑलरेडी, क्योंकि श्री लाला श्री निवास दास के संयोगिता स्वयंवर की ही समालोचना पहली बार लिखी गई है, अतः पहली आलोचना उन्हीं पर लिखी गई है। तो कभी आ जाए ना कि समालोचना या आलोचना पहली बार किस पत्रिका में छपी है, तो हमको भारतेंदु नहीं लगाना है। समालोच्य पुस्तक के विषयों का अच्छी तरह विवेचन करके उसके गुणदोष के विस्तृत निरूपण की चाल उन्होंने चली। बाबू गदाधर सिंह ने बंग विजेता का जो अनुवाद किया था, उसकी आलोचना कादंबरी में 5 पेजों में छपी थी। लाला श्री निवास दास के संयोगिता स्वयंवर की बड़ी विस्तृत और कठोर समालोचना चौधरी जी ने कादंबरी के 21 पृष्ठों में निकाली, और उसका कुछ नमूना नीचे दिया गया है जो कि हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। लेकिन एक दो लाइन पढ़ लेते हैं कि यद्यपि इस पुस्तक की समालोचना करने के पूर्व इसके समालोचकों की समालोचनाओं की समालोचना करने की आवश्यकता जान पड़ती है। ये आदत थी, क्योंकि नया नया गद्य लिख रहे थे ना, तो बस रिपीट करना, अनुप्रास और प्रभावपूर्ण भाषा को बनाना। क्योंकि जब हम इस नाटक की समालोचना अपने बहुतेरे सहयोगी और मित्रों को करते देखते हैं, तो अपनी ओर से जहां तक खुशामद और चापलूसी का कोई दर्जा पाते हैं, शेष छोड़ तो नहीं दिखते, ठीक है। नाट्य रचना के बहुतेरे दोस्त तो हिंदी प्रदीप ने अपनी सच्ची समालोचना में दिखलाए हैं। अतः इससे सिद्ध हो गया है कि आनंद कादंबरी वाला लेखक बाद में समालोचना लिख रहा है। अतः पहली बार समालोचना कौन सी पत्रिका में छपी थी? हिंदी प्रदीप में। कौन से नाटक की छपी थी? संयोगिता स्वयंवर की। संयोगिता स्वयंवर किसने लिखा है? लाला 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 श्रीनिवास दास ने, ठीक है ना, याद रखना बिल्कुल। नीचे चलते हैं, कुछ और बिंदु दे रखे हैं कि अगले पैराग्राफ में कि नाटक के प्रबंध का कुछ करना ही नहीं है। एक गंवार भी जानता होगा कि स्थल परिवर्तन के कारण गर्भांग की आवश्यकता होती है, अर्थात स्थान के बदलने में पर्दा बदला जाता है, और इसी पर्दे बदलने को दूसरा गर्भांग मानते हैं। समझ लो अब ये गर्भांग क्या होता है आपको पता होना चाहिए, क्योंकि नाटक भी हमारे सिलेबस में लगे हुए हैं और रंगमंच भी, रंगमंच लिखा हुआ था ना उसमें। तो गर्भांग क्या होता है कि पर्दा बदलने की स्थिति को हम क्या कहते हैं? गर्भांग कहते हैं। गर्जे की सफाई की कुल स्पीच मर्चेंट ऑफ वेनिस से ली गई है। पहले तो मैं ये पूछता हूँ कि विवाह में मुद्रिका परिवर्तन की रीति इस देश की ही नहीं है बल्कि यूरोप की है। मैंने माना कि आप शकुंतला को दुष्यंत में मुद्रिका का प्रमाण देंगे, पर वो परिवर्तन न था, किंतु महाराज ने पहले स्मारक चिन्ह दिया था। लाला श्रीनिवास दास, इसके अगला पॉइंट पढ़ेंगे पर 5वां लाला श्रीनिवास दास, ठीक है। बद प्रताप नारायण पढ़ लिए, बालकृष्ण भट्ट पढ़ लिए हमने, ठीक है ना। आनंद कादंबरी के लेखक पढ़ लिए, लाला श्रीनिवास दास।
इनके पिता लाला मांगीलाल मंगलीलाल मथुरा के प्रसिद्ध सेठ लक्ष्मी चंद्र के मुनीम क्या मैनेजर थे, जो दिल्ली में रहा करते थे। अब दिल्ली आ गया तो खत्म बात। जब ये दिल्ली के थे तो इनकी पत्रिका हो जाएगी सदादर्श, और सदादर्श कहाँ से निकलती है? दिल्ली से। अरे यार ऐसे याद किया करो, ये इंपॉर्टेंट भी है, पूछा जाता है, फिर आप छोटे छोटे क्वेश्चन गलत करोगे। और वही बात है ना, बूंद बूंद से गड्ढा भरता है। श्रीनिवास दास का जन्म संमत 1908 में। 1908 में 57 माइनस करोगे तो लगभग ये कितना बैठ जाएगा अपने? 1851 के आसपास बैठेगा ना, 1851 52 के आसपास बैठेगा ये। और मृत्यु इतने इतने टाइम में हुई थी, ठीक है। भारतेंदु के समसामयिक लेखकों में उनका भी एक विशेष स्थान था। अब समसामयिक लेखकों में था, पर इनको हम भारतेंदु मंडल में नहीं पढ़ते हैं। भारतेंदु मंडल में तो हम बालकृष्ण भट्ट को, प्रताप नारायण मिश्र को और आनंद कादम्बनी के लेखक को ही पढ़ते हैं, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन को। भारतेंदु के समसामयिक लेखकों में विशेष स्थान था। कई नाटक लिखे थे, जैसे प्रहलाद चरित्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चारों नाटक इंपॉर्टेंट है इनके, चारों चारों। प्रहलाद चरित्र पहला, तप्ता संवरण दूसरा, संयोगिता स्वयंवर तीसरा, और रणधीर प्रेम मोहिनी चौथा। ठीक है, तो प्रहलाद चरित्र 11 दृश्य का, यार एक मिनट। प्रहलाद चरित्र जो है 11 दृश्य का एक बड़ा नाटक है, और उसके संवाद आदि रोचक नहीं है, भाषा भी अच्छी नहीं है ना। तप्ता संवरण नाटक जो है सन 1874 में हरिश्चंद्र मैगजीन में छपा था। और हरिश्चंद्र मैगजीन किसकी है? पिताजी की। पिताजी कौन है? अपने भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। तप्ता संवरण नाटक 1874 में छपा था ये। पीछे सन 1883 में कई पुस्तककार प्रकाशित हुआ। इसमें तप्ता और संवरण की पौराणिक प्रेम कथा है। ये सब चीजें नहीं रखनी याद, बस इतना याद रखना, ये नाटक लाला श्रीनिवास दास के। संवरण ने तप्ता के ध्यान में लीन रहने के कारण गौतम मुनि को प्रणाम नहीं किया। इस पर उन्होंने शाप दिया कि ध्यान में तुम मग्न हो, वह तुम्हें भूल जाए। फिर सदय होकर शाप का यह परिहार उन्होंने बताया कि अंग स्पर्श होते हैं उसे तुम्हारा स्मरण हो जाएगा। लाला जी के रणधीर और प्रेम मोहिनी नाटक की उस समय अधिक चर्चा हुई थी। पहले पहले यह नाटक इतने इतने टाइम में प्रकाशित हुआ था। इसके साथ ही एक भूमिका भी थी जिसमें नाटकों के संबंध में कई बातें अंग्रेजी नाटकों पर दृष्टि रखकर लिखी थी। यह स्पष्ट जान पड़ता है कि यह नाटक उन्होंने अंग्रेजी नाटकों के ढंग पर लिखा था। अतः कौन सा नाटक था जो अंग्रेजी नाटकों के ढंग पर लिखा था लाला श्रीनिवास दास में? उसका उत्तर हो जाएगा रणधीर और प्रेम मोहिनी। रोमियो और जूलियट की तरह इन्होंने भी लिख दिया रणधीर और प्रेम मोहिनी। लैला और मजनू की तरह लिख दिया इन्होंने भी रणधीर और प्रेम मोहिनी। कथा वस्तु भी इनकी सामान्य कथानुसार पौराणिक और ऐतिहासिक न होकर कल्पित है, पर यह वस्तु कल्पना मध्य युग के राजकुमार राजकुमारियों के क्षेत्र में भीतरी हुई है। पाटन का राजकुमार है और सूरत की राजकुमारी है, ये याद नहीं रखना। पर दृश्यों में देश काल अनुसार सामाजिक परिस्थिति का ध्यान नहीं रखा गया है। कुछ दृश्य तो आजकल का समाज सामने लाते हैं, कुछ मध्य युग का और कुछ लोग प्राचीन काल का, जब स्वयंवर की प्रथा प्रचलित थी। पात्रों का अनुरूप भाषा रखने में प्रयत्न में मुंशी जी की भाषा इतनी घोर उर्दू कर दी है कि केवल हिंदी पढ़ा लिखा व्यक्ति भी एक पंक्ति नहीं समझ सकता। कहाँ स्वयंवर और कहाँ ये मुंशी जी। जैसा कि ऊपर का कहा गया है कि नाटक अंग्रेजी नाटकों के ढंग पर लिखा गया है, इसमें प्रस्तावना नहीं रखी गई है। दूसरी बात यह है कि यह दुखांत है। भारतीय रूपक क्षेत्र में दुखांत नाटकों का चलन था ही नहीं भाई। इनकी अधिक चर्चा का कारण यह भी था। लाला जी का संयोगिता स्वयंवर नाटक सबसे बाद में लिखा गया है। यह पृथ्वीराज द्वारा संयोगिता हरण का प्रचलित प्रवाद लेकर लिखा गया है। फिर लेकिन लाला श्रीनिवास दास जी ने परीक्षा गुरु नाम का एक शिक्षाप्रद उपन्यास भी लिखा था। समझ गए ना कौन है लाला श्रीनिवास दास? वही। इन्होंने 1881 में अंग्रेजी ढंग का पहला उपन्यास लिखा था जिसे कहते हैं परीक्षा गुरु। ये खड़ी बोली के बोलचाल के शब्द मुहावरे अच्छे लगते थे। परीक्षा गुरु के प्रकरण है ना 41 42 सब याद कर लेना। शुरू के 3-4 प्रकरण याद कर लेना, शुरू के जो कंठस्थ कर लेना 1 2 3 4, और लास्ट के जो प्रकरण है ना, मतलब जो 38 39 40 41 उनको याद कर लेना। बीच वाले बस ये आंखों से देख लेना है ना, काम हो जाएगा। 200% बोल रहा हूँ मैं आपको, पूरे 41 42 प्रकरण याद नहीं करने हैं। यूजीसी नेट वालों के लिए बता रहा हूँ। उपयुक्त चारों लेखकों में प्रतिभाशालियों और मनमोजी पंथा, पर लाला श्रीनिवास दास व्यवहार में दक्ष और संसार का ऊंचा नीचा समझने वाले पुरुष थे। अतः उनकी भाषा संयत और साफ सुथरी तथा रचना बहुत कुछ सौदेश्य होती थी। परीक्षा गुरु से कुछ अंश नीचे दिया गया है कि मुझे आपकी यह बात बिल्कुल अनोखी मालूम होती है। भला परोपकार आदि शुभ कामों का परिणाम कैसे बुरा हो सकता है,
ये पंडित पुरुषोत्तम दास ने कहा है। अब ये पंक्तियां पूछी गई है यूजीसी नेट में। अब बच्चा कहेगा कि यार परीक्षा गुरु तो मैंने पूरा पढ़ लिया, अब मुझे पता ही नहीं ये पंक्तियां किसने कही है। अरे भाई तूने परीक्षा गुरु पढ़ लिया, पर तूने शुक्ल जी नहीं पढ़ा ना। अगर शुक्ल जी पढ़ जाता, एक बार भगवत गीता आप नहीं पढ़ो, भवसागर पार हो जाएगा नहीं होगा पता नहीं है, पर एग्जाम जरूर पार हो जाएगा शुक्ल जी पढ़ जाओगे तो। और इसीलिए हमने जिम्मा उठाया पूरे शुक्ल जी को पढ़ाने का, है ना। तो लगभग पूरा वीर गाथा काल पूरा डिटेल में, पूरा भक्ति काल, पूरा रीति काल डिटेल में पढ़ाकर आधुनिक काल पर पहुंचे हैं। तो मुझे आपकी ये बात बिल्कुल अनोखी मालूम होती है। भला परोपकार आदि शुभ कामों का परिणाम कैसे बुरा हो सकता है? परीक्षा गुरु उपन्यास में ये पंक्तियां किस पात्र ने कही है? पुरुषोत्तम दास ने। यह आया हुआ प्रश्न है, तो इसलिए 1000 लिख के परसेंटेज लगा लो। जैसे अन्न प्राणाधार है, परंतु अतिभोजन से रोग उत्पन्न होता है, लाला बृजकिशोर कहने लगे। देखिए, परोपकार की इच्छा अत्यंत उपकारी है, परंतु हद से आगे बढ़ने पर वो भी फिजूल खर्ची समझी जाएगी, याद रखना। और अपने कुटुंब परिवार आदि का सुख नष्ट हो जाएगा। जो आलसी अथवा अधार्मियों की सहायता की, तो उससे संसार में आलस्य और पाप की वृद्धि होगी। इसी तरह कुपात्र में भक्ति होने से लोक परलोक दोनों नष्ट हो जाएंगे। न्याय परता, ये लाला बृजकिशोर की पंक्तियां हैं। काफी है, इतने काम की नहीं है अपने, है ना। ऊपर के उदाहरण में अंग्रेजी उपन्यासों के ढंग पर भाषण के बीच में या अंत में अमुक ने कहा, अमुक कहने लगे, ध्यान देने योग्य है। खैरियत हुई, इस प्रथा का अनुसरण हिंदी के उपन्यासों में नहीं हुआ है। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। यहाँ तक हमने पढ़ा, लाला श्रीनिवास दास को पढ़ लिया, और ऊपर जो भी महत्वपूर्ण नाम थे उनको पढ़ा, उनकी रचनाएं पढ़ी हमने। ठीक है, अगला हम पढ़ेंगे ठाकुर जगमोहन सिंह को। ठीक बा। ये रिकॉर्डिंग जो है यूट्यूब पे डाल दी जाएगी। हमारा जो यूट्यूब का लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, हमारे इसी टेलीग्राम चैनल पर है। और जो यूट्यूब पर देखेंगे उनको टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ताकि वो लाइव भी इसका आनंद ले सके। ठाकुर जगमोहन सिंह भारतेंदु जी के कई मित्रों में, कई बातों में उन्हीं की सी तबीयत रखने वाले विजय राघवगढ़ यानी कि मध्य प्रदेश के राजकुमार ठाकुर जगमोहन सिंह जी थे। उनका जन्म संमत 1914 में हुआ है। 1914 में 57 माइनस करो कितना बचता है? 1852। इंपॉर्टेंट है। वे शिक्षा के लिए कुछ दिन काशी में रहे थे, जहां उनका भारतेंदु जी के साथ मेलजोल हुआ। संस्कृत साहित्य और अंग्रेजी के बड़े अच्छे जानकार थे। हिंदी के प्रेम पथिक कवि थे और माधुर्यपूर्ण गद्य लेखक थे। प्राचीन संस्कृत साहित्य के अभ्यास और विद्यांतवी के रमणीय प्रदेश में निवास के कारण विविधा भावमयी प्रकृति के रूप माधुर्य के जैसी सच्ची परख, जैसी सच्ची अनुभूति उनमें थी, वैसी उस काल के किसी हिंदी लेखक कवि में नहीं पाई जाती है। अब तक जिन लेखकों की चर्चा हुई है, उनके हृदय में इस भूखंड के रूप माधुर्य के प्रति कोई सच्चा प्रेम संस्कार नहीं था। परंपरा पालन के लिए चाहे प्रकृति का वर्णन किया हो, पर उनका वहां कोई हृदय नहीं मिलता। अपने हृदय पर अंकित भारतीय ग्राम्य जीवन के माधुर्य का जो संस्कार ठाकुर साहब ने अपने श्यामा स्वप्न, अब हम स्वप्न किसका देखेंगे? श्यामा का। तो श्यामा स्वप्न किसने लिखा है? जगमोहन ने। क्योंकि जगमोहन और श्यामा एक प्रकार से पर्यायवाची है या नहीं है? श्याम और मोहन, याद कर लीजिए ऐसे, है ना। ठाकुर जगमोहन ने श्यामा स्वप्न में व्यक्त किया है। बाबू हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण आदि कवियों और लेखकों की दृष्टि और हृदय की पहुंच मानव क्षेत्र तक ही थी, प्रकृति के क्षेत्रों तक नहीं। अतः भारतेंदु काल की कोई विशेषता बताइए। प्रकृति चित्रण भारतेंदु काल में मिलता है क्या? खुद शुक्ल जी कह रहे नहीं मिलता है, क्योंकि उनकी पहुंच सिर्फ और सिर्फ मानव क्षेत्र तक थी, प्रकृति के ऊपर अपर क्षेत्रों तक नहीं है। पर ठाकुर जगमोहन सिंह जी ने तो नर क्षेत्र के सौंदर्य को प्रकृति के क्षेत्रों में भी मेल करके देखा है। प्राचीन संस्कृत साहित्य के रूढ़ि संस्कार के साथ साथ भारत भूमि की प्यारी रूपरेखा को मन में बसाने वाले वे हिंदी के पहले लेखक थे। पर बस इतना ही कहकर उनके श्यामा स्वप्न का एक दृश्य नीचे दिया हुआ है कि नर्मदा के दक्षिण दंडकारण्य का एक देश दक्षिण कौशल नाम से प्रसिद्ध है। याही मग अवे के दंड कवन श्री राम, तासो पावन देश ये विंध्याटवी ललाम। पंक्तियां इंपोर्टेंट नहीं है वैसे तो, बट देख लेना, है ना। मैं कहाँ तक इस सुंदर देश का वर्णन करूं, जहाँ की निर्झरणी जिनके तीर व नीर से भिरे मदकल पूजित विहंगमों से शोभित है। ये भी बिल्कुल इंपोर्टेंट नहीं है। जन्म याद कर लो, 1852 में हुआ है, और क्या बोलते हैं, मध्य प्रदेश से संबंधित है ये। काशी में भी गए हुए हैं, और श्यामा स्वप्न इनकी रचना है। अगला पैराग्राफ देखो।
ये जो है ना, ऐसे दंडकारण्य के प्रदेश में भगवती, ये वाला पैराग्राफ छोड़ दो। अगला पैराग्राफ है, इसी नदी के तीर अनेक जंगली गांव बसे हैं, इसको भी छोड़ दो, क्योंकि ये जगमोहन जी की पंक्तियों को यहाँ पे लिख बताया है इन्होंने, है ना। नीचे है, कवियों के पुराने प्यार की बोली में देश की दृश्यावली को सामने रखने का मुख्य समर्थन तो इन्होंने किया ही है, साथ ही भाव की प्रबलता से प्रेरित कल्पना के विप्लव और विक्षेप अंकित करने वाली एक प्रकार की प्रलाप शैली भी इन्होंने निकाली है, जिसमें रूप विधान का विलक्षण प्रदान था, न कि शब्द विधान का। क्या अच्छा होता कि यदि इस शैली का स्वतंत्र रूप से विकास होता, तब तो बंग साहित्य में प्रचलित इस शैली का शब्द प्राधान्य रूप, जो हिंदी पर कुछ काल से चढ़ाई कर रहा है और अब काव्य क्षेत्र का अतिक्रमण कर कभी कभी विषय निरूपक निबंधों तक अर्थग्रास करने दौड़ता है, शायद जगह नहीं पाता। अगले हैं अपने बाबू तोताराम। ठीक है, इनको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे कल। आज के लिए इतना काफ़ी है, और बाकी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएंगी। यहाँ तो कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी फिर मिलते हैं अगली क्लास में, है ना। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।